नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएपी के बारे में। एसएपी क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एसएपी जाने से पहले आप समझिए ईआरपी क्या है, क्योंकि एसएपी एक ईआरपी का पार्ट है। तो ईआरपी स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है। ऑल फंक्शंस आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सिस्टम। जो कंपनी या कोई बिजनेस के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेट होते हैं एक सिस्टम से। वो सारे फंक्शंस इंटीग्रेट करते हैं एक सिस्टम से, उसको ईआरपी बोलते हैं। ठीक है। फंक्शंस लाइक आप कुछ भी ले सकते हो, डिपार्टमेंट ले लो, वर्क ले लो, प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। फंक्शंस में कुछ भी आ गया आपका। ठीक है। वो सब जुड़े रहेंगे एक सिस्टम से। अब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की मीनिंग क्या हुई? इंटरप्राइज मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्स मतलब मैन पावर, मटेरियल, मशीन, मनी। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब प्रॉपर यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स, मतलब इन सब का अच्छे से यूज़ करो जिससे कंपनी को फ़ायदा हो। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ईआरपी से क्या होता है? देखिए ईआरपी दे देखिए इसमें लिख रखा है देयर विल बी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ईआरपी इंटीग्रेट ऑल फंक्शन इनटू वन सिस्टम। अब देखिए ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा कि एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक फाइनेंस का हो गया, सेल्स का हो गया। ठीक है। प्रोडक्ट रिसीव करने का हो गया, सेल करने का, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन सारे डिपार्टमेंट को, ठीक है, उन सारे डिपार्टमेंट को एक ही सिस्टम से जोड़ देना, ठीक है, वो ईआरपी कहलाता है। तो इसीलिए ईआरपी बना था, जिससे हम सारे मॉड्यूल्स को, सारे के सारे फंक्शंस को जोड़ सके एक ही सिस्टम से। अब जोड़ देंगे तो इससे क्या हमें प्रॉफिट होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा, इट इट प्रोवाइड अ करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन टाइम टू टेक अ बिजनेस डिसीजन। अब देखिए, अगर हमारे पास सारी जानकारी होगी ऑन द स्पॉट, लाइक मुझे अभी जानकारी चाहिए और मैंने सब कुछ निकाला, पता लगता है कि मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है देन मैं कोई अच्छा डिसीजन ले पाऊँगा। बट अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली मैं और भी इफ़िशेंट डिसीजन ले पाऊँ जिससे हमारी कंपनी ग्रो करे या नेगेटिव से पॉजिटिव में आए। ठीक है। अब कॉपी में अगर हम लिखेंगे चीज़ें, कॉपी में अगर हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे, जैसे नोट पैड है, नोट पैड में हम अगर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे या रजिस्टर्ड में अगर रिपोर्ट रिकॉर्ड्स रखेंगे, तो उनको रिकन्सलाइज करने में बहुत दिक्कत आएगी, उन्हें रिपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है। उन्हें ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आएगी, रिपोर्ट्स को फिजिकली देना पड़ेगा। ठीक है। अब ईआरपी प्रोवाइड्स ऑन टाइम डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, अगर हम कोई भी काम अगर टाइम पे कर रहे हैं डेफिनेटली, तो जो कस्टमर होगा वो भी सेटिस्फाई रहेगा हमसे, क्योंकि हम टाइम पे काम कर रहे हैं। बिजनेस भी खुश, कस्टमर्स भी खुश। तो इसलिए ईआरपी आया था कि हमारे सारे फंक्शंस को वो एक ही सिस्टम पे अटैच इंटीग्रेट कर सके, जोड़ सके। ठीक है। अभी मॉड्यूल्स की बात हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है। अब एग्जांपल के लिए क्या हुआ कि ईआरपी में, लाइक एग्जांपल यहाँ पे, अब डिपार्टमेंट वाइज सर ये डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अब ये काम अपना परफेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ईआरपी है ना, इसलिए काम भी परफेक्टली कर रहे हैं। डाटा भी बहुत ही बढ़िया, मतलब डाटा भी बहुत अच्छा मतलब स्टोर हो रहा है। ठीक है। रिपोर्टिंग बन जा रही है। बट एक चीज़ देखिए ना कि परचेज डिपार्टमेंट की अलग रिपोर्टिंग बन रही है, नाउ सेल्स की अलग रिपोर्टिंग बन रही है, अकाउंट्स की अलग बन रही है, एचआर की अलग बन रही है। फिर हम इन चारों को जोड़कर एक अपनी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेंगे, तो एक लेंथी बुक हो गया। ठीक है। कभी कभार इन सब में इनएफिशिएंसी या फिर मिसमैच भी हो सकता है। ठीक है। सो ये एक इशू हुआ। दूसरा इशू ये हुआ कि अगर कोई मालिक है, मालिक को अगर परचेज डिपार्टमेंट का अगर रिकॉर्ड चेक करना है, तो वो सिस्टम चेक तो कर लेगा बट वो खोल नहीं पाएगा, मतलब वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कोई चीज़, उसे इशू पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये सिस्टम हो गया,
ये सिस्टम आप मान लो ओरेकल का हो गया एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये सिस्टम मान लो आप माई एसक्यूएल का हो गया, ठीक है। ठीक है, ये और ये हो गया, ये किसी का भी हो गया, कोई भी आप ले सकते हो। अब क्या हुआ कि देखो, अब जो मालिक होगा उसको ओरेकल तो आता होगा, ठीक है, बट वो हर एक सिस्टम को हर एक सॉफ्टवेयर को समझ थोड़ा ना पाएगा, ठीक है। लाइक वो एसक्यूएल में फंस गया, उसे परचेस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स देखने थे तो उसने खुद देख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे ही अभी तो मैंने 3 डिपार्टमेंट्स बोले, बट अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो और मल्टीपल उसके अलग ईआरपीज हो तो फिर दिक्कत तो पड़ेगी, क्योंकि जो एसएपी से पहले जो ईआरपी बने हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए बने हैं। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स लाइक जेडी एडवर्ड्स जो बना है अकाउंट सॉफ्टवेयर है, पीपल सॉफ्ट एचआर के लिए है, सेवेल सीआरएम, ये आई थिंक ये तो सीआरएम है, ओरेकल अकाउंट्स के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ईआरपीस जो बने हैं वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए बन रहे हैं, ठीक है। बट एक इकलौता एसएपी है जो हर एक डिपार्टमेंट के लिए बन रखा है, ठीक है। सो अब जो सीईओ है, अब वो ठीक है, उसने परचेस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चेक कर लिया, बट वो सेल्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चेक नहीं कर पा रहा। डेफिनेटली वो अमन से बात करेगा, फिर अमन रिपोर्ट निकालेगा, उसको अमन रिपोर्ट निकालेगा फिर सर को देगा, ठीक है। क्या पता कभी कभार अमन प्रेजेंट ही ना हो, राइट। ऐसे ही फाइनेंस में कोई और ईआरपी लगता होगा जो कि जो हमारे सीईओ को आता नहीं होगा, ठीक है, चलाना नहीं आता होगा, तो फिर वो विकास से बात करेगा, तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई, इसमें टाइम लग गया, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि हमें किसी और की ज़रूरत ना पड़े और हम सब कुछ खुद देख सकें, रिपोर्टिंग हो या कुछ भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो। आई एम ऑनर, कंपनी का मालिक कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है, तो इसके वजह से वो चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसएपी ने एंट्री मारी। एसएपी मतलब एसएपी जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए बना है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग, ये फुल फॉर्म है इसकी, ठीक है। एसएपी एजी लिमिटेड 1972 में आया था R2 के हिसाब से, फिर R3 बन गया। R3 क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। बेसिकली जो इंडिया में जो बेसिकली यूज़ हो रहा है आना आने से पहले, वो हो रहा था ECC। ECC का मतलब क्या हुआ, ERP सेंट्रल कंपोनेंट एसएपी, जो कि रिलीज हुआ था 1972, ठीक है, जर्मनी की कंपनी है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या होता था, ये है R1 R2 R3 प्रेजेंटेशन। अब आप कहोगे प्रेजेंटेशन का क्या मतलब हुआ। प्रेजेंटेशन मतलब लाइक कौन प्रेजेंट कर रहा है, आईडी पासवर्ड वटेवर जो भी होता है, ठीक है। एप्लीकेशन, कौन सा वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन फिर से बता देता हूँ। जब हम एसएपी खोलते हैं तो आईडी और पासवर्ड लगता है हमारा, तो डैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हो, ECC कर रहे हो, हाना कर रहे हो। और अब देखिए, ये ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन काम कर रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर में कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा है। अब एप्लीकेशन में यूज़ कर रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टोर तो रख रहा होगा, तो स्टोर करने के लिए डाटाबेस होना चाहिए। तो डाटाबेस एक्चुअली पहले एसएपी का था नहीं, वो एक्चुअली यूज़ करते थे थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी डाटाबेस लाइक ओरेकल, एसक्यूएल। तो डाटा कहाँ स्टोर होता था? ओरेकल या एसक्यूएल के डाटाबेस में। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है? दैट इज कॉल्ड R3। नाउ अब सीईओ ने क्या करा, एसएपी डलवा दिया अपनी कंपनी में, तो हर एक डिपार्टमेंट में एसएपी है। तो अब क्या होगा, जो सीईओ होगा, जो सीईओ होगा, अगर उसे रिपोर्टिंग चेक करनी है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, वो खुद ही चेक कर लेगा, उसको ज़रूरत नहीं है इनमें से किसी से बात करने की। कभी अगर मन हो तो कर लेगा, बट बेसिकली अब सीईओ किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चेक कर सकता है कि मेरी कंपनी में क्या चल रहा है, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। रियल टाइम बेसिस पे ये भी चेक कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि ईआरपी चेक नहीं कर सकते, बट दिक्कत की बात यह है कि वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चेक कर पाएगा। बट यह एसएपी में आप ओवरऑल पूरी कंपनी का चेक कर सकते हो कि पूरी कंपनी में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, मतलब ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है, कंपनी क्या, कंट्री वाइज भी चेक कर सकते हो आप रियल टाइम बेसिस पे। ठीक है, और ये काफ़ी वाइडली है और फ्लेक्सिबल भी है। अब फ्लेक्सिबल कह रहे हो, आप फ्लेक्सिबल ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब देखिए क्या होता है कि एक कंपनी अमेरिका में है, एक कंपनी इंडिया में है। इंडिया वाले यूज़ करते हैं अप्रैल से मार्च। ठीक है, तो अप्रैल को हम पहला मंथ बोलते हैं फाइनेंस की नज़रों में, और अमेरिका में चलता है जनवरी से दिसंबर। ये कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अमेरिका के हिसाब से जो अप्रैल होगा वो फोर्थ मंथ माना गया, बट इंडिया के हिसाब से फर्स्ट मंथ माना गया। तो इसमें दिक्कत पड़ेगी डेफिनेटली। जो पहले वाले ईआरपी थे वो इस चीज़ को नहीं कर पाते थे कि ऐसी सेटिंग बनाओ कि अगर मैं अप्रैल में कोई एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ तो मुझे दिखे फर्स्ट मंथ, बट कोई अमेरिका में चेक करे तो दिखे फोर्थ मंथ। ठीक है, पहले वाले जितने भी ईआरपी थे ना, ईआरपी सॉफ्टवेयर उसमें नहीं था, पर एसएपी में है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। ठीक है, सो तो वो एसईओ वाला खुद भी कोई भी जानकारी खुद से ले सकता है, क्योंकि एसएपी जब इम्प्लीमेंट होता है तो सारे जो कंसल्टिंग कंपनी होती है वो कंपनीज़ को बताती है कि कंपनी में एसएपी में आपको क्या क्या कैसे कैसे किस तरह आपको ये जानकारी मिल सकती है। ठीक है, S4 HANA स्टैंड्स फॉर एसएपी बिजनेस सूट्स फॉर हाना। ये S4 क्यों लगा है? S4 इसलिए लगा क्योंकि 4 जनरेशन है, 4 मेजर है, मतलब इट्स 4 मेजर रिलीज मेड बाय SAP SE 2015। 4 जनरेशन है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 जनरेशन है, इसलिए इसका नाम S4 रखा है। अब S4 रिप्रेजेंट 4 जनरेशन एंड हाना रिप्रेजेंट हाना डाटाबेस। ठीक है, 4 का क्या मतलब है? S मतलब तो कुछ नहीं हुआ, 4 मतलब 4 जनरेशन, और हाना क्या क्या मतलब हुआ? हाना का मतलब हुआ डाटाबेस। पहले मैंने आपको बताया ना कि हम जो डाटा हम स्टोर करते थे वो थर्ड पार्टी पे था, ओरेकल हो गया, एसक्यूएल पे हो गया, बट अभी हमने अपना डाटाबेस बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया हाना। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड SAP S4 हाना। अब हाना की फुल फॉर्म क्या हुई? हाईली परफॉर्मेंस एनालिसिस अप्लायंस, एनालिटिकल अप्लायंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, वैसे आपको पता भी होगा, अभी मैंने आपको बताया ECC। एक मिनट, SAP पहले हम इस पे काम करते थे SAP ECC पे, तो डाटाबेस किसका था? ओरेकल का, या ECC या SQL का होगा, या फिर कोई थर्ड पार्टी होगा। ठीक है, अब जो हम वर्क कर रहे हैं जो हमें डिस्प्ले हो रहा है वो रैम की वजह से हो रहा है।
जब हम कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है। जो भी हमको दिख रहा है वो रैम की वजह से हो रहा है। रैम मतलब क्या, रैम डिस्प्ले कर रही है, मतलब जो रैम है, ठीक है, रैम की वजह से ही जो आपका ऐप है वो इंस्टॉल है, जो एस है वो इंस्टॉल है, वही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, जो ये है वो 4 GB का है एग्जांपल के लिए, ठीक है। पर जब हम इसके अंदर कुछ एंट्री करेंगे या कुछ पोस्टिंग करेंगे, हम कोई भी डाटा स्टोर रखेंगे, तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो होगा आपका हार्ड डिस्क में, सिंपल। जिसके वजह से थोड़ा सा ये स्लो चलता था, रिपोर्टिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता था। बट जैसे कि S/4HANA आया तो पूरी तरह सब कुछ चेंज हो गया। क्या हुआ कि अब जो भी काम होगा, हमने कहा था ना कि 4 GB रैम पे, मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जो इंटरफेस है, राइट, हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को हटा देंगे। ये जो है अब हाना में यूज़ नहीं होगा। ओनली हाना इन मेमोरी प्लेटफॉर्म। अब ये बोल सकते हो कि जो रैम थी उसी में ही, रैम की हेल्प से अब सिर्फ रैम रहेगी, हार्ड डिस्क ख़त्म हो चुकी है, और रैम के अंदर ही डाटा स्टोर होगा, रैम के अंदर ही इंटरफेस दिखेगा आपको। मतलब जो भी करोगे रैम से करोगे, अब जो भी स्टोर होगा वो रैम में होगा, ठीक है। ये बात क्लियर रखना। इनमें फ़र्क क्या है दिखा देता हूँ। अब देखो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई एंट्री बना रहे हो, कोई पोस्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रेजेंटेशन, वही आईडी पासवर्ड जो लगता है, एप्लीकेशन ईसी चला रहे हो, डाटाबेस एसक्यूएल है या फिर ओरेकल है, अब ये दोनों यूज़ होते हैं ईसीसी में। हाना में कुछ नहीं, रिप्रेजेंट करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है, हाना है, और डाटाबेस क्या है, हाना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ये कोडिंग वर्ड है, इन दोनों को एक ही में रखा है। कहाँ पे रखा है, आपकी रैम में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, ये पता होना चाहिए। अब क्यों एसएपी, देखिए एसएपी ईसीसी था, हाना भी आ गया। सो अब क्या होगा, क्या मुझको ईसीसी करना चाहिए या हाना करना चाहिए। देखिए ईसीसी और हाना में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, 80-20 का फ़र्क है। लाइक 80% सेम है, 20% ही चेंज हुआ है। इट्स जस्ट लाइक फेसबुक एक 74 MB का भी है, एक MB का भी है। सो 75 हैवी था और 1 MB वाला लाइट है, बट फीचर सेम ही है। तो इसमें भी बस जस्ट सेम ही है, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मतलब बिल्कुल ही थोड़ा बहुत ही हुआ है। अगर आप ईसीसी के पाथ से भी जाओगे तब भी हो जाएगा, बट समथिंग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, जो आपको हल्का फुल्का दिखेगा। तो अगर आप कभी भी पढ़ाई करने जाओ तो ईसीसी करो, हाना करो, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।